औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, hope all of you will be fine inshallah ta'ala. We will start our today's lecture with this hadith from Jami al-Tirmizi. Allah subhanahu wa ta'ala, may he be blessed and exalted, said, O son of Adam, were your sins to reach the clouds of the sky, then you sought forgiveness from me, I would forgive you and I would not mind. सुभान अल्लाह। बच्चों, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, अगर तुम्हारे गुनाह जो हैं वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएं, ठीक है, रीच द क्लाउड्स ऑफ द स्काई, यानी आसमान के बादलों तक पहुंच जाएं आप तुम्हारे गुनाह, और तुम मुझसे माफ़ी तलब करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। किस कदर खूबसूरत बात है ये बच्चों। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर with the translation of chapter number 12, Hitchhiking Across Sahara. The story came vividly to Christopher's mind on the second morning. The greaser announced that one of the two goatskin bags of water had burst during the night. Even if everything went well, the rest of the journey would not be pleasant. दूसरी सुबह ये कहानी क्रिस्टोफर के जहन में बड़ी वजाहत से ताज़ा हो गई। ग्रीज़र ने बताया कि बकरे की खाल के पानी के जो दो मशकीज़े थे उनमें से एक फट गया है। अगर सब कुछ ठीक भी रहे तो बाकी मानदा सफ़र खुशगवार नहीं होगा। An outpost with a water supply was found on one of Christopher's maps and they set off towards it. By dawn they had gone 50 miles and dug out of 5 more sand dunes. Christopher was sick with thirst, and to add to his misery, he had jumped barefooted from the driver's cabin on one occasion, not realizing the intense heat of the sand. It was as if he had jumped into a bed of hot coals. With a scream of pain, he hopped back into the truck. क्रिस्टोफर के नक्शों में से एक पर पानी की रसद के साथ फ़ौजी चौकी का पता चला और वो उस तरफ रवाना हो गए। सुबह होने तक वो 50 मील तक जाग चुके थे और रेत के 5 मज़ीद टीलों में से होकर गुजरे थे। क्रिस्टोफर प्यास से निढाल हो रहा था और इस अज़ियत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया जब वो एक मौके पर रेत की शदीद तपिश का अंदाज़ा ना करते हुए ड्राइवर कैबिन से नंगे पाँव नीचे कूद गया। अब ये तो ऐसा था बच्चों जैसे उसने कोई जो जलते हुए कोयले होते हैं उनकी तह पर छलांग लगाई हो। दर्द से चीखते हुए वो दोबारा कूदकर वापस ट्रक में वापस आ गया। विविडली कहते हैं बच्चों वाज़ेह तौर पर, स्क्रीम कहते हैं खौफ और दर्द भरी चीख। Meanwhile his thirst grew fiercer. Everything was dead and dry and hot. My mind was foggy. I was on fire. And the inside of my head felt dried up and my lungs hurt from the hot air. There were times when I tried to make myself faint, but my head was pounding with such pain that it kept me conscious, awake and in senses. इस दौरान उसकी प्यास की शिद्दत शदीद तरीन हो गई बच्चों। हर चीज़ मुर्दा, खुश्क और गर्म थी। उसका दिमाग माउफ हो गया था, वो जल रहा था गर्मी से, ठीक है। और वो कहता है कि मेरे सर का अंदरूनी हिस्सा खुश्क महसूस हो रहा था और मेरे फेफड़े गर्म हवा से ज़ख्मी हो गए थे। ऐसे लम्हात भी आए जब मैंने अपने आप को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा सर ऐसे दर्द से फट रहा था कि उसने मुझे होश में रखा। The outpost was discovered at last and it contained a well full of cool water. They drank until they could drink no more. आखिरकार वो फ़ौजी चौकी मिल गई, उसमें ठंडे पानी से भरा हुआ कुआं भी मौजूद था। उन्होंने पानी पिया यहाँ तक कि वो मज़ीद नहीं पी सकते थे। बहुत पानी पिया, यानी कि उन्होंने सारी प्यास बुझाने की अपनी पूरी कोशिश की। They certainly needed. The heat was incredible.
In the shade of the mud house, the temperature reached 130 degree Fahrenheit, while out on the sand, the thermometer registered 165 degree Fahrenheit, which is nearly 30 degree higher than the highest temperature officially recorded. उन्हें यकीनन इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, यानी पानी पीने की। गर्मी नाकाबिले यकीन हद तक नाकाबिले बर्दाश्त थी। मिट्टी के घर के साए में दर्जा हरारत 130 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जबकि बाहर रेत पर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, जो कि सरकारी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत से तकरीबन 13 दर्जे ज़्यादा था। पाउंडिंग कहते हैं बच्चों अंदर ज़रब लगना, महसूस होना, धमक महसूस होना। इनक्रेडिबल कहते हैं बच्चों नाकाबिले यकीन। ठीक है जी, कि उसको यकीन नहीं आ रहा था उसका। Algolia, 100 miles on, was reached without further mishap. It was fascinating little town, a true oasis with so much water available that they hardly knew what to do with it. Every day of the week that he was there, Christopher spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town, shaded by palm trees and fruit trees, or lying on the cool grass beside the pool, watching the birds feasting on the dates. What a contrast from the desert all around it. अब 100 मील आगे एल्गोलिया तक बग़ैर किसी मज़ीद हादसे के पहुंच गए थे। ये एक मशहूर कुन छोटा सा कस्बा था, एक हकीकी नखलिस्तान, और यहाँ इतना ज़्यादा पानी दस्तयाब था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो इसका क्या करें। क्रिस्टोफर ने एक हफ़्ता जो वहाँ गुजारा, शहर के मरकज़ से 8 किलोमीटर दूर, खजूरों के दरख्तों और फलदार दरख्तों के साए तले एक तालाब के किनारे पर ठंडी घास पर लेटकर खजूरें खाते हुए परिंदों का नज़ारा करते हुए बसर किया। चारों तरफ फैले हुए सहरा से ये एक इंतहाई अजीब व गरीब किस्म का तज़ाद था। कुदरत थी खुदा की बच्चों, और क्या था। द जर्नी फ्रॉम एल्गोलिया टू इनसला वॉज नॉट विदाउट इट्स excitements. It was made in a heavy truck carrying 10 tons of ammunition, driven by a particularly able and experienced. His way across the apparently trackless desert was a source of constant amazement to Christopher. अब एल्गोलिया से इनसलाह, ये दोनों शहरों के जगहों के नाम हैं बच्चों। वहाँ तक का जो सफ़र था वो अपने जोशो खरोश के बगैर नहीं था। ये एक इंतहाई वज़नी ट्रक में किया गया जो 10 टन गोला बारूद उठाए हुए था, जिसे एक ख़ास तौर पर काबिल व तजर्बेकार ड्राइवर चला रहा था। जिस तरह वो ज़ाहरी तौर पर बेरास्ता सहरा में से अपने रास्ते का इंतखाब कर रहा था, वो क्रिस्टोफर के लिए बड़ी हैरत का सबब था कि उसको कैसे, जहाँ पे कोई रोड्स नहीं बनी हुई है, वो कैसे ड्राइवर जो है वो वहाँ से अपना रास्ता ढूंढ रहा है। मिसहैप कहते हैं बच्चों अफसोसनाक हादसा, ओएसिस कहते हैं नखलिस्तान, एक्साइटमेंट कहते हैं जोश और हैजान। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे Christopher suffered one of his worst experiences. Behement assured him that it would be a good thing to mix a little wine with this water. Christopher was doubtful, but he risked it. The result was disastrous. During the heat of the day, they were lying in the shade of the truck, the two Arabians asleep, wanting something from the driver's cabin. He got up to get it. As he was climbing up, he was suddenly overcome by a strange sickness. His head started to pound, and he found himself shivering violently. He knew he was going to collapse, so he made a desperate effort to avoid the blazing sand. He fell as he blacked out, fortunately woke the other two, and they dragged him completely into the shade. अच्छा जी, अब अगले दिन क्रिस्टोफर को अपने बदतरीन तजर्बात में से एक से गुजरना पड़ा। बहमन ने उसे यकीन दिलाया कि अपने पानी में थोड़ी सी शराब मिला लेना अच्छी बात होगी। क्रिस्टोफर को शक तो था, लेकिन उसने ख़तरा मोल ही लिया और नतीजा इंतहाई खौफनाक निकला। दिन की तपिश में वो ट्रक के साए में लेटे हुए थे। दोनों अरबी सोए हुए थे। ड्राइवर के केबिन से उसे कोई चीज़ चाहिए थी, जिससे लेने के लिए वो उठा। जैसा कि वो ऊपर चढ़ रहा था, अचानक उसे अजीब सी नक्काहत ने आन लिया। उसका सर ज़ोर ज़ोर से चकराने लगा और उसने अपने आप को शिद्दत से कांपते हुए पाया। वो समझ गया कि वो अब बेहोश होकर गिरने ही वाला है।
लिहाजा उसने दहकती हुई रेत से बचने की शदीद कोशिश की। उसके गिरने ने जैसे वो बेहोश हुआ, खुशकिस्मती से दूसरे दोनों आदमियों को जगा दिया, जिन्होंने उसे घसीटकर पूरी तरह साए में कर दिया। शिवरिंग कहते हैं बच्चों कांपना, वायलेंटली कहते हैं बड़ी शिद्दत के साथ। डिज़ास्ट्रस कहते हैं बच्चों खौफनाक, तबाहकुन, और कोलैप्स कहते हैं गिर पड़ना। ब्लैक्ड आउट कहते हैं बेहोश हो जाना, कुछ देर के लिए बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक। His two companions took off their turbans and poured water on them, using them to rub his body gently in order to keep his temperature down. When he recovered his senses, they gave him as much water as he could drink. अब 1 घंटे तक तो बच्चों को कुछ भी ना बोल सका, और उसके जो दोनों साथी थे उन्होंने अपनी पगड़ियाँ उतारी, उन पर पानी डाला और उसके दर्जा हरारत को कम रखने के लिए उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर रगड़ते रहे। जब उसके हवास बहाल हो गए तो उन्होंने उसे इतना पानी दिया जितना वो पी सकता था। द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ नॉट द ओनली रिस्पेक्ट इन विच इनसला डिफर्स फ्रॉम एल्गोलिया। The later town, with its shady swimming pools and its luxuriant trees and plants, has triumphed over the barrenness, dryness of the desert. Insala is fighting a desperate battle and perhaps losing the contest. The sand is constantly encroaching on the town. सिर्फ पानी का मियार ही नहीं था जिसकी बिना पर इंसला अल्गोलिया से मुख्तलिफ है। बाद में ज़िक्र करने वाले कस्बे ने अपने सायेदार तैराकी के तालाबों और पौधों के साथ सहरा के बंजरपन पर फतह हासिल कर ली है। इंसला अपनी बका की मायूसकुन जंग लड़ रहा है और शायद ये मुकाबला हार भी रहा है। रेत मुसलसल शहर पर नाजायज़ कब्ज़ा हासिल कर रही है। सर्वाइवल कहते हैं बच्चों लिविंग कॉन्टीन्यूअली, और कॉन्टेस्ट कहते हैं मुकाबला, एनक्रोचिंग कहते हैं नाजायज़ तजावुज़ात कायम करना। Parts of the town are being swallowed by the desert. It is a frightening thing to see. Man has tried by every means to hold it back, but in spite of his efforts, the desert keeps tightening its stranglehold. Palm trees that once lifted their branches high above the dunes are now like bushes, and some of them are completely covered. I bent down and picked dates off some of them. Many people have had to leave their homes. Storm fences do little, if any, good. शहर के कई हिस्सों को सहरा की रेत निगलती जा रही है। ये खौफनाक नज़ारा है। इंसान ने उसे पीछे रोक रखने का हर हरबा आजमा लिया है, लेकिन इसकी कोशिशों के बावजूद सहरा जो है वो अपने शिकंजे को तंग करता आ रहा है। खजूर के दरख्त जो कभी रेत के टीलों पर अपनी शाखें बुलंद किए खड़े थे, अब झाड़ियों की मानंद हैं, और उनमें से कुछ तो मुकम्मल तौर पर ढके जा चुके हैं। मैंने नीचे झुककर उनमें से कुछ की खजूरें तोड़ी। बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। तूफ़ान रोकने वाली बाड़ें भी कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं। अ ट्रक वॉज लीविंग शॉर्टली, अ बिग डर्टी क्लमजी लुकिंग ऑयल ट्रक। दिस टाइम द ड्राइवर एंड ग्रीजर सीम्ड रिलक्टेंट टू टेक हिम. Although they finally agreed, they did their best to go without him. It turned out that they believed him to be a Frenchman and they disliked the French. When they found that he was American, they became friendly at once. एक बड़ा इस दौरान में बच्चों बड़ा और भद्दा सा दिखाई देने वाला ट्रक जल्द ही वहाँ से रवाना होने वाला था। इस दफ़ा ड्राइवर और ग्रीज़र उसे अपने साथ ले जाने पर रजामंद नज़र नहीं आते थे। अगरचे आखिरकार वो रजामंद हो गए, उन्होंने उसके बगैर जाने की पूरी कोशिश की। बाद में पता चला कि वो उसे फ़्रांसीसी समझ रहे थे और वो फ़्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि वो अमेरिकन हैं तो उनका रवैया फ़ौरन दोस्ताना हो गया। स्वेलोड कहते हैं बच्चों ईटन अप, निगले जाना। क्लमजी लुकिंग कहते हैं ऑकवर्ड लुकिंग, बड़ा भद्दा लगने वाला। और रिलक्टेंट होता है बच्चों गैर रजामंद, हिचकिचाने वाला। ठीक है जी, आज के लिए आपका इतना काफ़ी है। इसको बच्चों ध्यान से अपनी बुक्स में से दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसकी मीनिंग्स भी याद कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो। अब मैं आपको आज की इडियम्स बताऊंगी जो कि 226 से 230 तक हैं। 226 है जी बच्चों कीप वंस वर्ड्स, अपने वादे पर कायम रहना।
227 है बच्चों कीप ओपन हाउस, दावत आम देना। 228 है कीप पेस विद, के बराबर चलना। 229 है बच्चों किक द बकेट, मर जाना। और किथ एंड किन लास्ट है 230, दोस्त और रिश्तेदार। आपकी प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ जाती हैं आप, जो कि अब आपने आज 91 से 95 तक करनी है। 91 से 95 सुन लीजिए। ब्लाइंड ऑफ OF ऑफ, ठीक है, अंधा होना या बेखबर होना, ठीक है। ब्लाइंड टू, गाफिल होना। बॉर्न इन, जन्म लेना। बॉर्न ऑफ, किसी के यहाँ पैदा होना। बूस्ट ऑफ, शेखी बिगाड़ना, ठीक है। इन सब के साथ, इनमें से 3 के साथ जो है वो ऑफ लगा है और एक के साथ टू और एक के साथ इन। ये ध्यान कीजिएगा आप, ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल आपने आगे अपने प्रैक्टिस में करेंगे आप लोग, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अच्छा जी, और बच्चों मैंने आपको दिया हुआ था ऐसे माय फेवरेट हीरो फ्रॉम हिस्ट्री, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और आउटलाइन मैंने आपको बता दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ कोशिश शुरू कर दी होगी लिखने की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करेंगे तो आप बताएंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ माय नेशनल हीरो एंड ही इज़ माय फेवरेट कैरेक्टर इन हिस्ट्री। और इसके अलावा आप ये बताएंगे कि ही वाज बोर्न इन कराची इन 1876। और फिर आउटलाइंस की ही मदद से आपने बताना है कि ही completed his early education in Karachi and then he went to England. There he completed his education in law, after which he became a barrister. उसके बाद आप बताएंगी कि he returned to India and set up as a lawyer in Bombay. As a lawyer, Quaid-e-Azam had to work very hard. At first he was not so successful in his profession, but some years later he was the most successful lawyer in Bombay. फिर आपने बताना है कि कायद-ए-आज़म जो हैं वो एक स्टेट्समैन भी थे, जो कि आपको आउटलाइन में भी बताया गया है। तो फिर बताएंगी आपकी एट द बिगनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल लाइफ ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वर्कड हार्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और बट ही केम टू अंडरस्टैंड दैट द कांग्रेस वांटेड टू हैव हिंदू रूल इन इंडिया, सो ही लेफ्ट द कांग्रेस एंड जॉइंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। फिर आपने बताना है कि किस तरह से मुस्लिम लीग का मेंबर बनने के बाद कायद-ए-आज़म ने बहुत कोशिश की मुसलमानों को इंडियन मुस्लिम्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि वो इकट्ठे हो जाएं टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। द कायद-ए-आज़म बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। और उसके बाद आप बताएंगी इन 1940 ही प्रेजेंटेड द डिमांड टू डिवाइड इंडिया इनटू 2 कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड ही वेंट ऑन वर्किंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। इस दौरान आप ये बताएंगी कि उनको किस तरह से मुखालफत का सामना करना पड़ा, हिंदुओं की तरफ से भी और अंग्रेज़ों की तरफ से भी, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इन सब का मुकाबला किया। फिर आप बताएंगे जब पाकिस्तान का क़याम हो गया था बच्चों, तो कायद-ए-आज़म जो थे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक काम किया, और 1948 में उनकी कराची में डेथ हो गई थी। और आप ये बताएंगी कि कायद-ए-आज़म की जो ज़िंदगी है वॉज वन ऑफ द ऑनेस्ट स्ट्रगल against mighty forces. He was not born with a silver spoon in his mouth, and the Qaid-e-Azam was the most popular Muslim leader of his time and continues to be so in our age. और उसके बाद आप बताएंगे बच्चों के he could not write anything about the need to bring feudal system to an end. All this has really caused the introduction and continuation of instability and corruption in politics and economics of the country. ठीक है जी, चलें जी, ये आपका मज़मून है, इसको तैयार कीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको जो है वो बाद में आसानी हो। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।